नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं बाबा रामदास जी। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और मैं स्वागत कर रहा हूं बाबा रामदास जी का जयपुर डायलॉग्स पर आज। और आपसे बात करेंगे कुछ हमारे किसान नेताओं के बारे में। तो बाबा रामदास जी ये बताएं मुझको कि साहब ये किसान नेताओं का क्या हुआ। ये तो मामला बड़ा गड़बड़ लग रहा है। एक भईगत सांप छछूंदर केरी इस तरह का कुछ हो रहा है कि साहब पहले तो साल भर शंभू बॉर्डर पे बैठे रहे और सोचते रहे कि साहब सरकार आ जाएगी हमारी कांग्रेस वाली, उसके बाद हम दिल्ली को फिर से घेर लेंगे। तो इस चक्कर में पता चला हरियाणा वालों ने सरकार ही नहीं आने दी। और अब जो उनकी खास सरकार थी, जिन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पर उनको सब कुछ मुहैया कराया था, सड़क पूरी की पूरी ब्लॉक करवा दी थी उनसे, और खाना पीना और बाकी जो और वस्तुएं होती हैं आमोद प्रमोद की, वो सब उनको दिलवाई थी। और सब कुछ होते हुए वही लोग जो हैं अब उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये क्या हो गया साहब? मैं तो बड़ा, ऐसा क्या मतलब ये जो ट्रंप के आने से भगवंत मान भी बदल गए? सर, तात्कालिक कारण तो है दिल्ली की हार, केजरीवाल का दिल्ली से बेदखल होना। तो सर बात यह है कि अब कोई ठौर ठिकाना नहीं बचा है दिल्ली में, कोई ठौर ठिकाना नहीं बचा। नाउ केजरीवाल बैडली नीड्स अ ग्राउंड टू पुट हिज फीट। तो अब चंडीगढ़ पंजाब के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। पंजाब में पहले से भगवंत मान काबिज है। किसी जमाने में सर भगवंत मान इनकी कठपुतली हुआ करता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये कमजोर हुए, मैं ये नहीं कहता हूं कि भगवंत मान मजबूत हुए ना, चूंकि केजरीवाल कमजोर होते चले गए और अंत में दिल्ली से बेदखल हो गए, तो नेचुरली भगवंत मान मजबूत पड़ने लगे। अब केजरीवाल को अपना लॉस्ट ग्राउंड रिकवर करने के लिए किसी भी कीमत पर एक सत्ता का केंद्र चाहिए। वो सत्ता का एकमात्र केंद्र केजरीवाल को दिखाई देता है पंजाब। पहले आपको याद होगा सर, जब इन्होंने चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद जो कपूरथला हाउस में मीटिंग बुलाई थी, वो ये मैसेज दिया गया था कि भगवंत मान निकम्मा है और इस निकम्मे के निकम्मेपन की वजह से हम दिल्ली हार गए। इसने 1,000 रुपए पेंशन नहीं दी, इससे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं हुआ, इससे ड्रग मैनेज कंट्रोल नहीं हुआ। अब इस वक्त आज की तारीख में मैं आज जो आपको बताऊं कि पंजाब में जो टग ऑफ वॉर चल रही है, उसमें जो ड्रग माफिया पर जो क्रैकडाउन चल रहा है, उसका श्रेय लेने की होड़ लगी है। और आम आदमी पार्टी के जो हैंडल्स हैं और या उसका जो तंत्र है, या आम आदमी पार्टी ने जिस मीडिया को हजारों करोड़ रुपए दे के जिसका पोषण किया था ना, बड़े बड़े जो पूरे गोवा तक में और गुजरात में जो फ्रंट पेज एडवर्टीजमेंट्स छपते थे अखबारों में और टीवी पे, जो 2-2 मिनट के एड्स आया करते थे, तो आफ्टर ऑल सर द मीडिया इज ओब्लाइज्ड। अच्छा, मीडिया को भविष्य में भी पैसा चाहिए, तो उस मीडिया ने इसको प्रोजेक्ट कर रखा है कि पंजाब का जो ये क्रैकडाउन है, ये अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, न कि भगवंत मान। और भगवंत मान सर, बात भी स्वाभाविक है, अगर भगवंत मान को क्रैकडाउन करना होता तो 3 साल से क्या कर रहा था, 3 साल पहले कर देता। तो अब चूंकि केजरीवाल जी ने डंडा किया है, या जो भी केजरीवाल एक्टिव हुए हैं, तो ये हो रहा है बात। अच्छा, एक तरह से बात ये सही है, भगवंत मान ने 3 साल क्यों नहीं किया। अच्छा, आप सर जी दो थियरीज चल रही हैं, जी और दो थियरीज ये चल रही हैं कि साहब कि ये जो किसान वाले जो बैठे हुए थे तो ये जो है ये केजरीवाल इनको चला रहा था। और अब चूंकि केजरीवाल को थोड़ा हिलाना डुलाना है भगवंत मान को, तो इसलिए इसने इनको एक्टिव कर दिया और कहा कि तुम जो है अब ये अपना मोर्चा चेंज कर दो और मोर्चा जो है वो खोल दो भगवंत मान के खिलाफ। एक थियरी तो ये है। जी और दूसरी थियरी ये कहती है
कि भगवंत मान इनको टॉलरेट केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि केजरीवाल पावरफुल था, दिल्ली उसके पास थी। तो दिल्ली उसके पास नहीं है तो उसको पता है कि इनको टारगेट करेंगे तो अगली बार जीतना असंभव हो जाएगा। इसलिए उसने कहा केजरीवाल की स्थिति इनको तो मैं ठीक करूं। जी अब इनमें दो में से कौन सी थियरी सही है या सर, दोनों का सही है? बिल्कुल दोनों थ्योरी सही है और तीसरी चौथी थ्योरी भी है। अच्छा, ये भी है। हाँ सर, देखिए केजरीवाल को पैसे चाहिए सर, सत्ता का केंद्र रख के क्या करेंगे यदि फंडिंग ही नहीं है। दुनिया की हर काम के लिए फंडिंग चाहिए। तो एक तो केजरीवाल ने भगवंत मान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, परेशान करने के लिए तो एक्टिव कर दिया अपने उन किसान नेताओं को जो अब तक शंभू और खनौरी बॉर्डर बैठे थे। अच्छा सर, किसान नेताओं को भी देखिए इल्हाम हुआ, इल्हाम कि अरे यार ये सारी मांगे तो भगवंत मान को पूरी करनी है, हम दिल्ली के पीछे क्यों पड़े थे। तब वो भगवंत मान के पीछे पड़ गए कि ये जो 18 मांगे हैं ये तो तूने देनी है। तो भैया ये अकल जो तुमको आज आई है 5 साल पहले क्यों नहीं आई? 5 साल पहले क्यों सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच किए हुए थे तुम? तो अब वो इन्होंने एमएसपी की 6 फसलों पे एमएसपी मांगी है सर, 6। एक है बासमती धान, दूसरी है मक्का, तीसरी है मूंग की दाल, चौथी है आलू, गोभी और मटर, हरी मटर। कपास पे नहीं? नहीं, अभी कपास का नंबर नहीं आया। और उसके अलावा स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, ये वो जो दुनिया भर की उठपटांग 18 मांगे हैं जी। भगवंत मान उसमें से 5 या 6 पे मान गया था। फिर बात हुई कि चलो जी ये 6 तो मानने लायक हैं, हम मान लेते हैं। अब ये बताओ 5 तारीख से धरना लगेगा नहीं लगेगा? तो बोला जी धरना तो लगेगा। तो बोला जब धरना लगना ही है तो फिर काय की मांग और काय की वार्ता और चलो। वो केजरीवाल भगवंत मान उठ के चला गया मीटिंग से और उसने पुलिस को बोल दिया उठ चक लो इन्होंने सारे। तो सर इनफैक्ट उसने केजरीवाल को यह मैसेज दिया है कि चका लूंगा। जब उसने किसान नेताओं, और किसान नेताओं ने तुरंत मोर्चा वापस ले लिया। एक दिन सांकेतिक मोर्चा किया सर, एक दिन बाद वापस ले लिया। अब कहते हैं एमएलए साहब लोगों के घर के सामने प्रदर्शन करेंगे। चलिए ठीक है सर। केजरीवाल दूसरा, इसको पंजाब में घुस के 10 दिन बैठने के लिए जगह चाहिए थी, इसलिए इसने विपासना का सेंटर चुना। विपासना के 120 सेंटर हैं देश में। ये गोयनका जी हैं, गोयनका जी, उनका ये जो विपासना का ये पूरा तंत्र है, ये गोयनका जी का ब्रेन चाइल्ड है। उन्होंने अपनी निजी प्रॉपर्टीज में और जगह जगह सेंटर्स खोले। हमारे यहाँ हिमाचल में एक बहुत बड़ा सेंटर है। और मेरी फैमिली बाई चांस जो है, मेरे परिवार के कुछ लोग इस विपासना से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और मैं तो इनका एक एक सेंटर, उस पे कौन व्यक्ति मैनेजर लगा है यहाँ तक जानता हूँ, क्योंकि मेरे अच्छा। परिवार में 15 साल से बहुत आना जाना है। तो सर जो वो होशियारपुर वाला सेंटर है ना, वो मैंने देखा है। इट इज नॉट इवन ए सेंटर, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन काउंटर। जैसे किसी मेले में कोई बैंक जो है अपना एक कैनोपी नहीं लगा देता, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी रेलवे स्टेशन पे, वैसे एक काउंटर खोल रखा है सर। उसमें कुल 16 बेड की व्यवस्था है, 16 बेड और एक हॉल। अगर आपको विपासना करनी थी तो साउथ में, इगतपुरी में, मुंबई के पास, दिल्ली में, या यहाँ मैक्लोडगंज में एक से एक विपासना सेंटर थे, वहां जाते। पर ये पिछली बार भी आपको याद है गिरफ्तारी से बचने के लिए आया था इसी विपासना सेंटर में, होशियारपुर में। इस बार भी उसी विपासना सेंटर में। सर विपासना में पूरे के पूरे 10 दिन जो है ना, एक तो नोबल साइलेंस होता है बिल्कुल, और आई कांटेक्ट तक आप किसी से नहीं कर सकते। उसकी थ्योरी फिलोसफी यह है कि यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, द इनर सेल्फ, और ध्यान कीजिए। पर सर वहां पे रात रात भर, दिन दिन भर आम आदमी पार्टी के विधायकों से ये मीटिंग करता है।
और वो जो 32 गाड़ियों का जो काफिला लेके आ गया ना सर, होता क्या है कि उस विपासना सेंटर पे, जो कि बहुत छोटा सा सेंटर है, कभी कभी एक्टिविटी होती है, तो एकाध कोई गाड़ी, 2-4 स्कूटर खड़े होते हैं वहां पे। ऐसे में अब ये अकेला अगर चुपचाप पहुंच जाता एक गाड़ी लेके, तो अगर उससे 20 विधायक मिलने आते तो वहां बहुत हलचल होती। तो इसने आने से पहले ही 32-35 गाड़ियां और पूरा प्रोटोकॉल ले जाके वहां खड़ा कर दिया। अब वहां 100 गाड़ियां खड़ी है, उसमें 10 आई 10 गई, कौन आया कौन गया इसका हिसाब किताब कोई नहीं रख सकता, मीडिया नहीं रख सकता। सर वहां पे ये बाकायदा आम आदमी पार्टी के पूरे संगठन की और विधायकों की मीटिंग्स कर रहा है और तोल रहा है कि कल को मैं अगर भगवंत मान को कुर्सी से हटाऊंगा तो कौन सा विधायक मेरे साथ रहेगा, कौन सा किसको सपोर्ट करेगा। सर ये पूरी राजनीति इस वक्त होशियारपुर में चल रही है। और जहां तक क्रैकडाउन का मसला है, सर आपको मालूम है ना, नींबू को काट के थोड़ा सा दबाने से रस टपकता है, टप टप टप। और सर ये जो नींबू है ना सर, ड्रग कार्टेल वाला, इसमें कितना रस है, ओ हो क्या बात है। तो सर ड्रग कार्टेल का को दबाया जाएगा तो रस निकलेगा। सर इतना ही आसान होता अगर ड्रग मैनेज को कंट्रोल करना। सर तो अव्वल तो ये आती ही नहीं समस्या, और आती तो अब तक पता नहीं कितनी सरकारें आई और कितनी गई, सबने कंट्रोल कर लिया होता। सर इतना आसान नहीं है कि आप एक सिर्फ क्रैकडाउन करने से इस समस्या को हल कर लेंगे। इट इज नॉट दैट इजी। सर ये सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान को डिस्क्रेडिट करना कि इसके बस का कुछ नहीं है, देखो हम कर रहे हैं, और ड्रग माफिया को अपने अंगूठे के नीचे लेके उसकी सारी की सारी फंडिंग को कंट्रोल करना, रेगुलेट करने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां जाके बैठा हुआ है। असली कहानी ये है सरकार और फिर में। जी भगवंत मान इसको काउंटर कर रहा है क्या, और कैसे कर रहा बिल्कुल है कर रहा है, ये? बिल्कुल कर रहा है। ये इंटरेस्टिंग है, जरा बताएं। सर काउंटर ऐसे कर रहा है कि भगवंत मान ने इसकी हरकतों को, इसकी मंशा को पहले से जज कर लिया था, पर भगवंत मान के पास सर एमएलए का सपोर्ट नहीं है। भगवंत मान इस चीज को अच्छी तरह जानता है कि जब मेरे पास एमएलए भी नहीं है तो मैं इसके खिलाफ विद्रोह करके खड़ा होकर करूंगा क्या। कल को अगर सारे के सारे एमएलए कहीं और चले जाते हैं तो भगवंत मान को एक ग्राउंड चाहिए जहां से उसको ताकत मिले। हालांकि ऐसी पूरी पंजाब में पूरी तरह ये चर्चा है कि ही इज इन कॉन्टैक्ट विद कांग्रेस एज वेल एज बीजेपी लीडर्स। तो सर बीजेपी लीडर्स इसको मॉरली तो सपोर्ट कर सकते हैं, एमएलए तो उनके पास है नहीं। एमएलए तो या इसके पास है या थोड़े बहुत कांग्रेस के पास है, अकालियों के पास भी एमएलए नहीं है। तो सर बात यह नहीं कि केजरीवाल इसीलिए वहां जाके बैठा है कि वो अपने एमएलए को कंट्रोल कर सके, उन 92 एमएलए से बात करके उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको ये समझा के कि तुम्हारे हित में है कि इसको बदल दिया जाए, जिससे बचे कुचे जो 2 साल सरकार के हैं वो सरकार स्टेबल रहे। परंतु वो जो नया सीएम है वो भगवंत मान का कठपुतली सीएम, उसके अंगूठे के नीचे रहने वाला आदमी होना चाहिए। ये केजरीवाल के लिए जरूरी है। अब देखना ये है सर कि भगवंत मान इस सिचुएशन में कब तक लड़ पाते हैं, कब तक स्टैंड कर पाते हैं, तब कब तक अड़े रहते हैं। और इसमें दिल्ली की क्या भूमिका रहती है, क्या दिल्ली कुछ इसमें इंटरफेयर करके। अच्छा सर बात है ना कि दिल्ली को भी भगवंत मान से तो कोई प्रेम है नहीं, कौन व्यक्ति और आ जाता है और वो कितनी स्टेबल गवर्नमेंट चलाता है केंद्र तो ये देखेगा। जो बात चल रही है सर उसमें एक बड़ा पेच है। द हिंदू लॉबी इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर
in Aam Aadmi Party. Because the radical Sikh lobby, उसका भी जो जनाधार है, जो वोटर बेस है, वो खिसक गया है। वो धीरे धीरे अमृतपाल वाली जो नई पार्टी है और अमृतपाल वाली जो लॉबी है, या जो खालिस्तानी लॉबी है, जो डीप स्टेट बाहर से बैठ के जिस लॉबी को कंट्रोल करता था, द डायस्पोरा जी, तो पंथिक वोट और रेडिकल वोट उधर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो जो सिख एमएलएज हैं वो परेशान है कि हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। तो वो वैसे डिस्टेबलाइज है। इस वक्त आम आदमी पार्टी की जो हिंदू एमएलए हैं वो फिर भी स्टेबल है। अच्छा, नया सीएम बनाने के लिए जिन 2-3 लोगों का नाम चल रहा है, वो बाई चांस वो दोनों तीनों हिंदू नेम्स हैं। अमन अरोड़ा जैसे लोग, एक जो स्पीकर साहब थे उनका भी नाम चला था, पर उनकी खालिस्तानी लीडरों के साथ कनाडा में बहुत सारी फोटोग्राफ्स आ गई और उनके लिंक्स एस्टैब्लिश हो गए, तो बड़ा हल्ला मचा कि ये तो खालिस्तानी है, खालिस्तानी है। और मिस्टर कुलतार सिंह संधवा ऐसे कुछ नाम है उनका, तो उनका मामला फंस हो गया। तो बात यह है कि अगर लीडरशिप चेंज होती भी है और सचमुच कोई हिंदू एमएलए अगर चीफ मिनिस्टर बन जाता है, तो ये एजेंडा बीजेपी को सूट करता है कि जट सिख, जो सिर्फ जट सिख ही पंजाब का सीएम बनेगा, ये जो पैराडाइम है ये टूट रहा है। तो ये बीजेपी को सूट करता है। तो बीजेपी तो सर तेल देख रही है, तेल की धार देख रही है। दे आर जस्ट वॉचिंग, ये देखो पहले डेवलपमेंट इनकी क्या होती है। और बीजेपी एमएलए के टच में है, ये बात सच है। अच्छा, हाँ, बीजेपी तो सभी कह रहे हैं हिंदू साहब, और ये सिख सभी एमएलए के टच में है। कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कि साहब ये सब टूट के कांग्रेस में आ जाएंगे। सर बात पता है क्या है, आम आदमी पार्टी का एमएलए अपने फ्यूचर को लेके अगले 2 साल सरकार कैसे चलेगी, ये तो चलिए जैसे भी है चल रही है, इसके बाद क्या होगा। क्यों? क्योंकि पंजाब में सर वोट बैंक रीअलाइन कर रहे हैं। लोकसभा में हाँ, आपने देखा कि लोकसभा हिंदू में भी काफी काफी हद, रीअलाइनमेंट हुआ था। जी लोकसभा में भी काफी रीअलाइनमेंट हुआ था। हाँ, तो हिंदूज भाजपा की तरफ जा रहे हैं, दलित्स इधर से उधर शिफ्ट हो रहे हैं, अकालियों का जो पंथिक वोट था वो शिफ्ट होके पहले आम आदमी पार्टी में आया, थोड़ा कांग्रेस में गया, अब वापस अमृतपाल सिंह खालसा की पार्टी में जाने के लिए तैयार बैठा है। तो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम किधर जाएं। आम आदमी पार्टी में कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरीके से वोटों का क्षरण हुआ है, तो अगला चुनाव जीत पाएंगे कि नहीं जीतेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के एमएलए इसलिए सभी पार्टियों में अपना जो है आधार खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो निश्चित रूप से कांग्रेस से भी बात करेंगे और बीजेपी से भी बात करेंगे। और एक ऐसा धड़ा है जो बीजेपी के वापस सुखबीर बादल से बात करके एक प्री पोल अलायंस करके अगले चुनाव में अकालियों के साथ पुनः जाने की संभावना पर विचार कर रहा है। पहले अकाली इनको सिर्फ 23 सीट देते थे, 23, कहते हैं तुम्हारा आधार सिर्फ इतना ही है। सर इस हाँ, लोकसभा में इन्होंने सिद्ध कर दिया कि बेटा तुम हो चौथे नंबर की पार्टी, एक तुमसे बात हम बहुत ऊपर हैं। मैं थोड़ा सा जो वोट शेयर आया था वो जी बता देता हूँ दर्शकों के लिए कि वोट शेयर जो था लोकसभा चुनाव में, वो कांग्रेस का था 26.3, आम आदमी पार्टी का था 26.02 और अकाली दल का था 13.42 और बीजेपी का था 18.56। और जो जीती थी सीटें वो कांग्रेस ने 7, आम आदमी ने 3 और अकाली दल ने 1 और एक आपके वो इंडिपेंडेंट जो जीत गए थे, 2 इंडिपेंडेंट जीत गए थे। तो ये इनका ये था। तो भाई 5% ज़्यादा वोट बीजेपी ने
शिरोमणि अकाली दल से ज्यादा लिए थे, क्योंकि पहली बार हुआ शायद इतिहास में। नहीं तो उसमें एक चीज है सर, उसमें आपको याद है कि पिछले लोकसभा चुनाव में दलित वोट बहुत अजीब तरीके से वो वोलेटाइल था, और बाद में जाते जाते टिल्ट कर गया आखिरी 2 दिनों में कांग्रेस की तरफ। ये हरियाणा में भी हुआ था, ये पंजाब में भी हुआ था, ये हर जगह हुआ। पर सर वो परमानेंट शिफ्ट नहीं है। जो दलित वोट है वो अभी भी बीजेपी की तरफ पेंडुलम की तरह झूल रहा है। सर ये 18% जो आज बीजेपी है ना, ये कभी भी 21, 22, 23% तक जा सकती है। क्यों? क्योंकि तब तक हिंदू वोट भी पूरी तरह कंसोलिडेट नहीं हुआ था बीजेपी के पक्ष में। यदि हिंदू कंसोलिडेट हो जाता है ना पंजाब में बीजेपी के पक्ष में, तब तो बीजेपी 30% से ऊपर जाएगी। तो हाँ सही है, क्योंकि हिंदुओं की संख्या तो वहाँ 40% है लगभग। जी। तो अच्छा, धीरे 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 पंजाब का हिंदू कंसोलिडेट हो रहा है। कुंभ ने बहुत असर डाला है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, कुंभ ने कुंभ पंजाब ने, में भी असर डाला? यस 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 यस, देखिए सर, पंजाब के हिंदुओं को योगी जी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो पंजाब के हिंदुओं को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं बीजेपी में। वो कहते हैं कि नहीं, बीजेपी में चूंकि योगी जन, मोदी तो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी की नहीं, सर मोदी एक बहुत बड़ा चुंबक है, परंतु योगी का अट्रैक्शन जो है ना सर, पंजाब के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। जरा सा संगठन की कमजोरी है सर, जरा सा। अच्छा, पंजाब का हिंदू, में एक बात आपको और बताऊं, थोड़ा सा ना एग्रेसिव स्टैंस चाहता है बीजेपी की तरफ से। परंतु बीजेपी की एक फिलॉसफी है, और बात एकदम सही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं, कि भैया आप चाहे कुछ कर लीजिए, अकेले हिंदुओं के वोट से पंजाब में राजनीति नहीं कर सकते। क्योंकि जो हिंदुओं का सर वोट है ना, वो सिर्फ शहरी सीटों तक कॉन्सेंट्रेटेड है, और उनकी संख्या है 30। सर अब बच जाती है 87 सीट्स। सर उन 87 सीट्स में लड़ाई में आने के लिए आपको 20 से 30% सिख वोट चाहिए। बीजेपी अपनी इस लिमिटेशन को समझती है। अच्छा, जो हिंदू वोट है वो चाहता है कि जो रेडिकल सिख की गुंडागर्दी है, उसके खिलाफ बीजेपी का कोई नेता उग्र स्वभाव की उग्र राजनीति करे, जिसके लिए बीजेपी बिल्कुल तैयार नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है, हम हिंदुओं को तो कंसोलिडेट कर लेंगे, पर वही 30 सीट अगर कर भी लोगे तो जीतोगे तो 30 ही सीट। अरे भैया, 62-64 सीट चाहिए सरकार चलाने के लिए। 59 तो मेजोरिटी के लिए हाँ, चाहिए। वो तो मिनिमम, वो तो हाफ वे मार्क के लिए चाहिए। तो अगर आपने उग्र राजनीति की, उग्र बयानबाजी की, भाई एक बात बताइए ना, रातों रात अमृतपाल जैसा एक व्यक्ति आया और पंजाब में सिखों के लिए स्टार बन गया। क्यों? क्योंकि उग्रवाद की राजनीति करनी है, बहुत आसान होती है। सर उग्रवाद की राजनीति करना बहुत आसान होता है ना। हाँ, उग्रवाद की राजनीति जो है एक बार तो तुरंत पे करती है, बाद में भले वो हाँ, नहीं चले। पर भाजपा उस रास्ते पे जाना नहीं चाहती। वोटर इस बात को समझता नहीं है कि भाई क्या लिमिटेशन है हमारी। तो सर अब इन तमाम बातों पे जब आप उसको सम अप करते हैं, तो दिखाई ये देता है कि बीजेपी को अकाली या किसी भी सिख धड़े के साथ समझौता करना पड़ेगा, या कोई सिख फिगर अपनी पार्टी में बड़ा फिगर बना के, इवन मुख्यमंत्री का चेहरा बना के पेश करना पड़ेगा। क्योंकि वो 20-30% तो सिख वोट चाहिए, प्लस दलित प्लस हिंदूज का जो ये कॉकटेल बनेगा, तब जाके आप सत्ता में या फिर किसी पार्टी के साथ ट्रिपल अलायंस कीजिए।
मुझे ये समाचार मिला है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ तो भारतीय जनता पार्टी प्री पोल अलायंस करने के लिए तैयार है, बिल्कुल लेकिन माइनस सुखबीर बादल। सर, उसके भी प्रयास चले थे कि जो असंतुष्ट अकाली हैं वो एक नई पार्टी बना लें, इसके प्रयास चल रहे हैं। और उस अकाली दल जो बच जाता उसमें भी सुखबीर बादल को अध्यक्ष पद से हटा के उनसे सरदारी लेकर किसी मॉडरेट अकाली लीडर को दे दी जाए। तो सर अकाली दल में भी बहुत, मैंने कहा ना सर, जो सिख पॉलिटिक्स है ना उसमें और ज्यादा चर्निंग चल रही है, उसमें और ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। अच्छा सर, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उधर से पाकिस्तान और उधर से कनाडा में बैठे हुए डीप स्टेट का कमजोर होना, ट्रंप का आ जाना, इन सब ने इन तत्वों को पंजाब में बेहद कमजोर किया है और उसकी सबसे बड़ी कैजुअलिटी आम आदमी पार्टी बन गई है। और ये किसान आंदोलन नहीं बना है उसकी बिल्कुल वजह। बिल्कुल, ये किसान आंदोलन में जो आज ये बैकफुट पे दिखाई दे रहे हैं, एक तो इनकी फंडिंग बंद हो गई, और सर कुडोज टू हरियाणा पीपल एंड द दिल्ली पीपल, हरियाणा और दिल्ली ने रास्ता बंद कर दिया इनका दिल्ली तक पहुंचने का। अब इनको लगा यार शंभू बॉर्डर पे कितने दिन बैठे रहेंगे, प्लस फंडिंग बंद हो गई, प्लस केजरीवाल की जो रही सही थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था वो बंद हो गया। अब किसान नेताओं के पास सर वहां से उठ के अपने घर वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कब तक बैठे रहेंगे शंभू बॉर्डर? तो सर डीप स्टेट का कमजोर होना, खालिस्तानियों का कमजोर होना कनाडा में, अमेरिका में, सर वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आज पंजाब की राजनीति पे असर डाल रहे हैं। तो केजरीवाल सर उन 92 विधायकों के चक्कर में वहां बैठा है कि वो अपना आदमी चीफ मिनिस्टर बना के। अच्छा सर, बात यह है कि पंजाब में 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करने के लिए बहुत स्कोप है। क्यों? एक तो पंजाब की सर जितनी नदियां हैं ना, नदियां नाले, वो सब पहाड़ी नदियां नाले हैं, उनमें मोटा वाला मोरंग और पत्थर बहुत आता है। तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो पठानकोट गुरदासपुर वाली बेल्ट में, होशियारपुर बेल्ट में हजारों की संख्या में क्रशर है, रोड़ी बजरी रेता, और वो सर तो काली कमाई का बहुत बड़ा सोर्स है। उसके बाद ड्रग्स। तो इन दोनों पैसा कमाने के सोर्सेस पर जिस लॉबी का कब्जा होगा उसके लिए सर केजरीवाल वहां जाकर बैठा है, माइनिंग एंड ड्रग्स। बाकी सारा दिखावा है। जी। तो ये फिर जो आप कह रहे हैं कि एमएलए की सपोर्ट केजरीवाल को ज़्यादा है, भगवंत मान को कम है, लेकिन केजरीवाल की जो अब देश की राजनीति में जो स्थिति है उसको देखते हुए आपको लगता है कि इसमें कोई परिवर्तन हो गया है या होगा? देश की राजनीति जो केजरीवाल की थी वो तो बीजेपी को देखिए सही बताऊं तो सूट करती है छोटे राज्यों में। हरियाणा, उत्तराखंड, गोवा जैसे राज्यों में जहां 1000-2000 वोट का शिफ्ट भी कांग्रेस को 5, 7, 10 सीटें हरवा देता है। और इन छोटे स्टेट में 5 सीटें ही, सर आपको पता है बहुत बड़ा फिगर है, 5 सीट अगर इधर से इधर हो गई तो सरकार पलट जाती है। हरियाणा में भी यही है, हिमाचल में भी यही है, जेएंडके में भी यही है, उत्तराखंड में भी यही है, और आपके गोवा में भी यही है। तो सर वहां तक तो बीजेपी को आम आदमी पार्टी सूट करती है। परंतु अब जो भी अंदर की बातें हुई हों कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से हटाना, दिल्ली से भगाना, दिल्ली से अपदस्थ करना, दिल्ली से तड़ी पार करना बीजेपी बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था।
बीजेपी की अन्य बहुत सारी तरफ आपको पता है बहुत लंबी लंबी प्लानिंग होती होंगी, उसमें केजरीवाल अभी सूट नहीं कर रहा होगा। तो सर कुल मिला के मैं इतना जानता हूं कि केजरीवाल का जो राजनीतिक भविष्य है वो मुझे तो बड़ा अंधकार में अंधकार दिखता है, में दिखता क्योंकि है। सर उस आदमी की जो एकमात्र पूंजी थी ना उसके पास, वो थी उसने जो वो ईमानदार आदमी की छवि गढ़ी थी, आम आदमी की, मफलर मैन, जो कि 5 रुपए का रेनॉल्ड पेन और घिसी हुई चप्पल और लेकर और प्लेटफॉर्म पे अखबार बिछा के सो जाता है। सर उसको जब वो खत्म, सर एक बात बताइए ना, वही तो एकमात्र पूंजी थी तुम्हारे पास था क्या? तो वो और तो अब कहाँ फ्रीबी रही, की वो तो शीश पॉलिटिक्स महल थी, ने खत्म कर दी। और फ्रीबी वाली पॉलिटिक्स, तो वो सब खत्म हो गया। पार्टी पर आपका सर, आज दिल्ली में इसका एकाधिकार खत्म हो चुका है। पंजाब में कहानी 2 साल की बची है, उसमें भी 2 साल में जो थोड़ा बहुत माल लूट ले, लूट खसोट मचा के, पंजाब में भी इसके बाद ये चौथे नंबर की पार्टी बन जाएंगे, ये भी तय है, ये मान लीजिए आप। अब ये तीसरे और चौथे नंबर के लिए स्ट्रगल करते दिखाई देंगे आपको पंजाब में। आज की तारीख में सर देखिए, कांग्रेस में नंबर 1 है, कांग्रेस पंजाब में। अगर अकाली बीजेपी पैक्ट हो जाता है तो अकाली बीजेपी फिर नंबर 1 हो जाएंगे, कांग्रेस नंबर 2 हो जाएगी, तो जी। बच जाएगी केजरीवाल उसकी, अमृतपाल की पंथक पार्टी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ये तीसरे और चौथे नंबर के लिए संघर्ष करेंगे। अगर बीजेपी का अगर अकाली दल से पैक्ट नहीं होता है तो कांग्रेस नंबर 1, बीजेपी नंबर 2, फिर ये तीसरे चौथे पांचवें नंबर के लिए ये 3 स्ट्रगल करेंगे। तो सर कहानी खत्म है, सिर्फ 2 साल जो ये। अच्छा, ऐसे में अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ होती है तो डिस्टेबलाइज नहीं होने देगी केंद्र सरकार, पंजाब में वो तुरंत एक्शन ले लेंगे, पंजाब को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। लेकिन पंजाब इज नॉट बंगाल। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस में भी तो पूरा का पूरा डिवीजन हो रखा है ऊपर से लेके नीचे तक। अब चरणजीत चन्नी को इन्होंने बनाया सीएम, उसको कोई पूछता नहीं है, वो दलित चेहरा भी है। बाजवा जो है वो हर साल 2 साल में बदल जाते हैं, उनकी जगह फिर कोई आ जाता है, वो फिर पहुंच जाते हैं। तो कांग्रेस में भी तो ऐसी कोई लीडरशिप नहीं है ना, जैसी अमरिंदर सिंह की हुआ करती थी एक जमाने में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नहीं है, पर बाकियों का हाल इससे भी ज्यादा बुरा है, बाकियों का हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा है, इसलिए वो फिर भी उनका अपर हैंड रहेगा। और सर वोट बैंक के सामने ऑल्टरनेटिव भी क्या बचता है ना, तो वोटर ये सोचता है कि आखिर हम जाएगा, तो उस इन सब में उसको सबसे ट्रस्टेड, ट्राइड एंड ट्रस्टेड कांग्रेस ही लगती है पंजाब में। और सर पंजाब की लीडरशिप कितनी भी कमजोर है, कितनी भी कमजोर है, इनसे बेटर है बाकियों में से सबसे। राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे क्या पंजाब में? सर राहुल गांधी आमूल चूल परिवर्तन कर रहे हैं। राजा अमरिंदर सिंह, राजा वड़िंग एक हैं जिन्होंने रवनीत बिट्टू को हराया था लुधियाना से। हाँ जी। उनकी पत्नी है अमृता वड़िंग, तो हम्म। वो काफी एक्टिव थे और युवा चेहरा थे, पर पता नहीं जी। क्या हुआ है कि नाउ राहुल गांधी ने उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है और उनको भी जो है वो शशि थरूर वाले गैंग में शामिल कर दिया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो पंजाब में भी सर बड़ा, मतलब वो तो पूरे देश में ही राहुल गांधी जी नई कांग्रेस बना रहे हैं, पुराना खून पूरा निकाल देंगे, नया ब्लड जो है वो। आज सुना आपने क्या कहा उन्होंने गुजरात में? जी मैंने फॉलो नहीं किया सर गुजरात वाला। हाँ, आज उन्होंने गुजरात में सीधे सीधे अपने नेताओं पर यह आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी से मिले हुए जी शक्ति सिंह, यस यस, वो शक्ति सिंह गोहिल का नाम आ रहा था। और कह रहा था कि इसमें से 30-40 लोग हमारी पार्टी छोड़ के चले जाएं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। और वहां जो वो बैठे हुए थे कार्यकर्ता, वो तालियां बजा रहे थे। हाँ
तो सर राहुल जी का तो सर इसका अर्थ ये हुआ कि ये सब छोड़ के वहां पे तो आम आदमी पार्टी को खड़ा कर देंगे, इनको शक्ति सिंह गोहिल को निकाल दे, शक्ति सिंह गोहिल आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेगा। नहीं सर, शक्ति सिंह गोयल इतना वो हो सकता है वह बीजेपी में ही आ जाए, कोई पता नहीं उसका। तो स्थितियां तो बहुत खराब है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब गुजरात में हमारे भाई साहब अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे जी राहुल गांधी जी। तो जी अब ये इनका जो लॉन्ग टर्म टारगेट है, चलिए तो ये तो पंजाब की बात हो गई, थोड़ा सा ये बात कर लें कि अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है। ये कांग्रेस के स्थान पर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं कि सीधे बीजेपी से लड़ना चाहते हैं कौन? केजरीवाल? नहीं नहीं सर, केजरीवाल मतलब मैं पूरे उतनी देश की बात लंबी, करूं। सर अगर मैं एक बात बताऊं आपको, अगर केजरीवाल बीजेपी, अगर कांग्रेस को, में राहुल कांग्रेस को रिप्लेस करके अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का विकल्प बनाने की स्ट्रेटजी पर काम करना होता बीजेपी को, तो फिर वो इसको केजरीवाल को बेल आउट कर देते सर, इन सभी समस्याओं से, इन सभी उससे, और चुनाव भी इस तरह नहीं हरवाते और उसको संजीवनी देते रहते जिससे कि वो जिंदा रहे और कांग्रेस को खराब करता रहे। जिस एग्रेसिव तरीके से बीजेपी ने दिल्ली में और पूरे इंडिया में केजरीवाल को डिस्क्रेडिट किया है, सिर्फ चुनाव नहीं हराया है, तो चुनाव की हार जीत लगी रहती है, डिस्क्रेडिट किया है, मतलब दिल्ली में खड़े होने लायक नहीं छोड़ा। मतलब आतिशी मार लेना जैसे थर्ड लाइन के लीडर को, तृतीय पंक्ति की नेता को, एक लड़की को केजरीवाल के सामने खड़ा कर दिया। तो सर अगर केजरीवाल बीजेपी के काम का होता ना इन द लॉन्ग रन, और कांग्रेस को लंबे समय तक और बढ़ा, तो सर इस तरीके से खराब नहीं करते केजरीवाल। जब बीजेपी ने देख लिया कि अब केजरीवाल उनके किसी काम का नहीं है, तब इसको डस्टबिन में फेंका गया है। चलिए। आपने बड़ा एक, जिसको कहें कि एक नया आपने बिंदु दिया है, दृष्टिकोण जी दिया है। तो हम आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं और सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा रामदास जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय श्री राम।